Thank you so much. Good evening, friends. My name is Pratik Thube. Most of you might be knowing me because during today's lecture, I will be mainly using English and Hindi because Nirav has already told me. He has already told me that most of you don't know Marathi properly, so that is why I will be focusing basically on the issues from Marathi, from English or Hindi language. So first, let's start now. Once again, good evening, friends. My name is Pratik Thube. I am I'm an IPS officer of 2013 batch of Assam Meghalaya cadre. I am currently posted as Superintendent of Police, Buxa district in Bodoland Territorial Area district in the state of Assam. I have done my engineering from Electronics and Telecommunication branch, and I appeared during my first attempt. I appeared in Civil Service Exam 2011, and then I cleared CSE 2012. And after clearing that exam, I joined Assam Meghalaya cadre in Indian Police Service. During this lecture, बेसिकली 30 मिनट्स का जो हमने प्लान किया हुआ है, उसमें हम इस तरीके से मैंने प्लान किया हुआ है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस about exam or about service, and then next 15 minutes maybe we can discuss questions and answers. You can keep posting your questions after 15 at the end of the 15 minutes. I will go through your questions one by one. So first of all, I won't be giving any ready-made notes now because as I have already mentioned, I cleared CSE 2012. ऑलमोस्ट 7 साल मुझे सर्विस में आके हो गए हैं, एंड अभी कौन कौन से बुक्स अच्छे हैं, कौन से नोट्स किस तरीके से निकालने चाहिए, कौन से रेफरेंस मटेरियल अच्छे हैं, नीरव एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स विल बी एबल टू टेल इट प्रॉपरली. मेरा ऑलरेडी 7 साल उसमें से जर्नी हो गया है, आगे आ चुका हूँ, तो मे बी आई एम नॉट दैट मच अपडेटेड. बट व्हाट आई विल बी शेयरिंग विथ यू टुडे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो हमारे कंसेप्ट्स रहते हैं, जो हमारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं एग्ज़ाम के बारे में हो, पढ़ाई के बारे में हो, तो वो किस तरीके से हम उसको डील कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट आई हैव फाउंड आउट सम यूनिक फॉर्मूला और समथिंग लाइक दैट. बिफोर टेलिंग यू माई एक्सपीरियंसेस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वॉट एवर आई विल बी टेलिंग विल बी बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस. मेरा खुद का जितना अंडरस्टैंडिंग है, भले वो यूपीएससी का हो, यूपीएससी एग्जाम सिस्टम का हो, या जो मैं पिछले 7 सालों में गवर्नमेंट में काम करते वक्त अलग अलग पोजीशन में अलग अलग जगह पे काम करते वक्त मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस मैं जो बताऊँगा या जो मैं भी डिस्कस करूँगा. सो आई डोंट वॉन्ट टू जनरलाइज इट. जो भी मेरे हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, हर ऑफिसर, हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से अलग तरीके से पढ़ाई करता है, अलग तरीके से उसका अंडरस्टैंडिंग होता है, अलग तरीके से वो सक्सेसफुल होता है एग्जाम में. तो जो भी मैं बताऊंगा, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ पार्ट किसी को सूटेबल हो, किसी को सूटेबल ना भी हो. सो उसी के वजह से जो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले लगभग 3 से 4 महीने से हम कोरोना वायरस से डील कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस देर आर एक काफ़ी इश्यूज आ गए हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से हो, एग्जाम का शेड्यूल ऊपर नीचे हो रहा है, एग्जाम किस तरीके से होगी नहीं होगी, यहाँ के ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशंस होते हैं. और पिछले लगभग 2 से 3 सालों में मैं खुद भी जितना फॉलो करने का कोशिश कर रहा हूँ यूपीएससी एग्जाम को, तो बहुत बार देर आर रूमर्स कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, इलेक्टिव रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा. माइन वॉज द लास्ट बैच जिसमें 2 ऑप्शनल्स लिए गए थे. माई ऑप्शनल्स वेर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हिस्ट्री. दो आई मीन ENTC इंजीनियर, बट आई हैड चोजन दीज 2 सब्जेक्ट्स फॉर एज एन यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के मन में. और पिछले 10-12 सालों में जो मैं देखता हूँ कि देर इज़ ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बढ़ता है.
एंड जो मुझे लग रहा है कि आज के ज़माने में जहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब लोग बहुत करीब आ चुके हैं, द चैलेंज इज नॉट टू गेट एन इंफॉर्मेशन बट हाउ टू चूज द एग्जैक्ट सोर्स, ये एग्जैक्टली क्या पढ़ाई करनी है वो चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इकोनॉमिक्स लेने जाए या पॉलिटिकल साइंस लेने जाए, बुक्स की कमी नहीं है। मैं खुद को तो लकी मानता हूँ कि हमारे टाइम पे लिमिटेड बुक्स थे, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप नहीं था, व्हाट्सएप था पर इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी एक्टिव नहीं था, तो वी वेर एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वी हैड एन एक्सेस टू लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस, लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स, तो उस पे ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे। लेकिन रिसेंटली अगर देखा जाए तो टू मेनी बुक्स, टू मेनी इन्फॉर्मेशन। अगर फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स का इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ या ऐप स्टोर में जाता हूँ तो वहाँ पे 3200 ऐप मिलती है, तो उसमें से कौन सा ऐप अच्छा है, कौन सा ऐप अच्छा नहीं। अगर आप 4 ऐप डाउनलोड करोगे, एक ही इन्फॉर्मेशन 4 अलग अलग जगह से आएगी, तो और कन्फ्यूजन होता है कौन सा चीज़ पढ़े ना पढ़े। और इन सब प्रोसेस में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम पढ़ाई छोड़ के प्लानिंग में ही इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि अच्छा मटेरियल कौन सा है, कौन सा मटेरियल नहीं, कितना घंटे पढ़ाई करना है, कितना घंटे नहीं करना है, अभी ट्रेंड क्या है, पिछले 4-5 सालों में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इन सब पूरे क्वैगमार में, इस पूरे टर्मोइल में हम ये भूल जाते हैं कि मेन पढ़ाई किस लिए करनी होती है। जो मुझे यूपीएससी की समझ है या समझ आई थी, जो मैंने 2-2.5 साल यूपीएससी की पढ़ाई की थी, इंक्लूडिंग द जिस साल में सिलेक्ट हुआ उस साल का भी, तो मेरा खुद का मानना है कि जब भी, और उस पर अगर हम बहुत बार स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आप 12-13 घंटे पढ़ाई करते, कि मैं तो 6-7 ही घंटे पढ़ाई कर पाता हूँ या 4 घंटे पढ़ाई कर पाता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि आपने 12 घंटे पढ़ाई करनी है, 14 घंटे पढ़ाई करनी है, आपने ऐसे ऐसे बुक से पढ़ाई करनी है, आपने एनसीईआरटी पढ़ना है या आपने और कोई गाइड बुक पढ़ना है। यह यूपीएससी के ऐड में नहीं लिखा रहता है। यूपीएससी के ऐड में क्लियर लिखा रहता है इस तारीख को आपको आना है, इस तारीख को आपने प्रीलिम देनी है, प्रीलिम में इतने क्वेश्चन होंगे, उसमें से इतने क्वेश्चंस आपने लिखने, इस तरीके से निगेटिव मार्किंग होगी। दैट्स इट, दिस इज व्हाट द यूपीएससी इज। 14 घंटा पढ़ाई करना है, 50 बुक्स पढ़ने हैं या कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये सब हमने क्रिएट की हुई सिस्टम है, ये सब हमने डिसाइड की हुई सिस्टम है। यूपीएससी की ऐसी कोई नहीं है। यूपीएससी क्या कहता है, ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आप पढ़ लीजिए, किसी भी सोर्स से पढ़िए, आपका नॉलेज थरो कर लीजिए, कंसेप्ट थरो होने चाहिए, आप आइए, हम क्वेश्चंस देंगे, आप उनको सॉल्व करिए। इतना सिंपल वो कंसेप्ट है। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत बार बहुत मिसकंसेप्शन में पड़ जाते हैं। मैं मेरे खुद के कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। और उससे भी पहले जब हम यूपीएससी की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमने ये डिसाइड करना है कि मैं ये यूपीएससी क्यों देना चाहता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, कौन सी फीचर, मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, हमने अपना शॉर्ट एनालिसिस करना है। उसके बाद हमने ये एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तब उसके ऊपर कि मेरे कंसेप्ट्स कैसे क्लियर हो। कोई भी ऑप्शंस पे डालने का सिस्टम नहीं होता है कि मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन पे डालूंगा, हिस्ट्री ऑप्शंस पे डालूंगा या ज्योग्राफी ऑप्शंस पे डालूंगा। ये सिस्टम वर्क नहीं करता है कि आप कुछ ऑप्शन पे नहीं डालना है, आपने सब पढ़ाई करना है। और पढ़ाई इसलिए क्योंकि आपने समझ लेना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स। आपको पता होना चाहिए उसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है। अगर आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट के डेफिनेशंस रट लिए, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि अभी जो आरबीआई किस तरीके से बैंक रेट ऊपर नीचे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इफ यू आर नॉट बीन एबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन द सिस्टम, तो उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है। एप्लीकेबल नॉलेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए कंसेप्ट ऑप्शंस पे डाल के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये फर्स्ट थिंग कि आपने कुछ चीज ऑप्शन पे डालना, आपने समझ लेना है। चाहिए तो आप वापस जाइए 8, 9, 10th की बुक्स पढ़िए उस सब्जेक्ट्स की, और बट कंसेप्ट्स थरो होने चाहिए। चाहिए कौन से भी बुक से आप पढ़िए, कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। प्लस और आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए कि मेरी वीकनेसेस क्या है, कि मेरा ग्रास्पिंग स्पीड अच्छा है या मैं ज़्यादा समय एक जगह पे बैठ सकता हूँ, मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट
मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उस हिसाब से अपने प्लानिंग करना है कि जो सबसे वीक सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले अपने पढ़ाई करना होता है। ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपको बहुत सारे बुक्स में भी पढ़ने को मिल जाएगी, बट बुक्स में पढ़ना एंड अप्लाई करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब मैं मेरे एग्जांपल से 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि जो मैंने सुनी थी, लेकिन प्रैक्टिकल में जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो आई फाउंड कि इतना कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मेरा जब एग्ज़ाम मैंने जब फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट दिया था तब 2011 का, तो उस टाइम पे CSAT पहली बार आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था CSAT का पेपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने CSAT का पेपर कितना बड़ा होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से मार्किंग होगी, ये पता नहीं था, तो उन्होंने वो अटेम्प्ट ही स्किप कर दिया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यूपीएससी इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसमें 50% मार्क्स लाना है या 99% मार्क्स लाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप रिलेटिव मार्किंग में कितने, आपके आगे कितने लोग हैं, आपके पीछे कितने लोग हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत ईजी था, तो गेट वन थिंग इन योर माइंड कि सभी को वो पेपर ईजी गया होगा। अगर आपको लग रहा है पेपर डिफिकल्ट है, दैट मीन्स सभी लोगों को वो पेपर डिफिकल्ट गया होगा। सो इट्स ए रिलेटिव मार्किंग। सो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि इस अटेम्प्ट को मैं स्किप कर देता हूं, अगले अटेम्प्ट में जाता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, आपको जाके उसको हेड ऑन फेस ही करना है। देन मैंने नेक्स्ट टाइम जब देखा कि मराठी, माई मीडियम ऑफ आंसर राइटिंग वॉज मराठी। दो आई एम एन इंजीनियर, 10th के बाद में मैंने मराठी में कभी पढ़ाई नहीं की थी, बट मुझे मराठी में एग्जाम देनी थी ना। बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि रीजनल लैंग्वेज से अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको कम मार्क्स आते हैं। देयर इज नो सच थिंग एट ऑल। प्लस आपको बहुत अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज दी जाती है। इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू यू कैन आइदर यूज दैट इंटरप्रेटर, और आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं या हिंदी में भी बात कर सकते हैं। लैंग्वेज इज सेकेंडरी। Whether you are able to convey your thoughts, whether you are able to convey your concepts or whatever you want to say to those panel members is more important. So language कौन सी है उससे अच्छा, उस लैंग्वेज से क्या आप एक अच्छी नॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज में क्या आप अपने कंसेप्ट समझा पाते, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने मराठी मीडियम से एग्जाम जब दी तब बहुत सारे लोगों ने बताया था कि मराठी मीडियम में मत दीजिए, मराठी मीडियम्स के लड़कों को या रीजनल मीडियम में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। But that was a misconception. Now I can tell all of you from my experience कि मीडियम ऑफ आंसर राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज से आपने एग्जाम देनी होती है। डोंट चूज इंग्लिश जस्ट आउट ऑफ फियर, और जस्ट डोंट चूज इंग्लिश जस्ट आउट ऑफ द फियर कि रीजनल लैंग्वेज को कम मार्क्स मिलते हैं। इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन ऑलवेज चूज इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपनी रीजनल मीडियम और रीजनल लैंग्वेज से 100% आप एग्जाम दे सकते हो। इफ यूपीएससी हैज गिवन यू दैट ऑप्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम कि आप अगर उसको एक्सरसाइज करते हो उसमें कोई इशू नहीं है। देन देयर वाज अनदर मिसकंसेप्शन कि मैं उसको मिसकंसेप्शन भी नहीं मानता हूँ बट कंपलसरी, जैसे बहुत सारे यूपीएससी क्लियर करने वाले लोग बोलते हैं या क्लासेस भी बताते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर इज मस्ट, कंपलसरी है हिंदू न्यूज़पेपर यूज करना या पढ़ना। ये मैंने भी सुना था। तब मैं पुणे मुंबई में पढ़ाई करता था तो वहाँ पे हिंदू एक दिन बाद में आता था, तो वैसे भी पुराने न्यूज़ पढ़ने में बोर हो जाता था। और हिंदू का इंग्लिश इतना डिफिकल्ट हुआ करता था कि वो न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 से 3 घंटे चले जाते थे। सो करंट अफेयर्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरा तो ये है कि आप वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, उसके कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, भले आप कौन से भी लैंग्वेज में पढ़े या कौन से भी न्यूज़पेपर से पढ़े। तो इसीलिए व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल इन रीडिंग मराठी न्यूज़पेपर्स। सो आई यूज्ड टू रीड लोकसत्ता और सकाळ मराठी न्यूज़पेपर्स, जो मेरा आधे घंटे में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के हो जाता था। स्पीड भी ज़्यादा रहता था और उसमें शॉर्ट में लिखते थे, तो पूरे वर्ल्ड का या पूरे देश का या स्टेट का जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी वो मुझे आधे घंटे में पता चल जाती थी। एंड देन आई यूज्ड टू स्कैन इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू। तो क्या हो जाता था कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो तो मुझे वैसे भी मिल जाती थी। एंड वाइल स्कैनिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, दैट इज इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू, आई यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दोज पार्ट्स और एडिटोरियल्स की जो मराठी न्यूज़पेपर में कवर नहीं होते थे।
तो उससे मेरा अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाता था और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाता था। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट पेज से हिंदू पढ़ना शुरू करोगे तो आई यूज टू गेट एग्जॉस्टेड। 5 और 6 पेजेस के बाद में मैं एग्जॉस्ट हो जाता था, और जब तक बाकी पढ़ने का टाइम आ जाता था तब तक मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती थी। और बहुत सारे लोग बोलते कि करंट अफेयर्स के 50% बिट्स हिंदू से आते हैं। एग्जाम पेपर आने के बाद में अगर आप ट्रेस करने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्रेस करते हो, बट दैट डजंट मीन आपने 1 साल का पेपर रट्टू पोपट जैसे पूरा की रट्टा मार के रखना है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। न्यूज़पेपर रीडिंग का बेसिक पर्पस है आज वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्या हो रहा है पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड डिस्कशंस आपको पता होने चाहिए। दैट्स इट। अगर किसी चीज़ का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप न्यूज़ पे बाकी जो मैगजीन्स है या इंटरनेट से आप जाके चेक करवा सकते हैं कि इशू क्या क्या है। तो न्यूज़पेपर आप कहीं से भी पढ़िए, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। देन देयर वाज अनदर मिसकंसेप्शन भी नहीं, लैक ऑफ नॉलेज दैट अबाउट सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज चूज करनी है। यूपीएससी माइट बी द ओनली एग्जाम जहां पे, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंजीनियर, तो जब भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं यू आर अवेयर कि आप किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो इंजीनियरिंग के। यू हैव डन सम बेसिक रिसर्च अबाउट दैट ब्रांच कि इस ब्रांच में होता क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, मैकेनिकल में क्या है, ईएनटीसी में क्या है। बट सिविल सर्विसेज में हम ब्लाइंडली आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरटीएस, ये 2-3 ही सर्विसेज हमें पता रहती है, हम डायरेक्टली कूद पड़ते हैं और वी आर नॉट अवेयर अबाउट डिटेल्स ऑफ एनी अदर सर्विसेज। तो उसका हमने पढ़ाई करना है कि कौन से सर्विसेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में फेलिसिटेशन होता है, काफ़ी सारे लोग बधाइयाँ देंगे, लेकिन आपको पूरा लाइफ उस सर्विस में निकालना है। अगर आपको वो सर्विस पसंद आती है, आपकी पर्सनैलिटी को वो सूट होती है, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय दैट सर्विस मोर and you will be able to give more to society through that service. So that is why the basic understanding of the services is required. Top 10-15 services का understanding आपका थरो होना चाहिए कि इस services की characteristics क्या है, किस टाइप का job profile होता है, ये आपने पढ़ना ज़रूरी होता है। And one another thumb rule which I have learned के knowledge never go waste. नेवर एवर थिंक दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। आपको किसी ना किसी फॉर्मेट में आपने जितना भी पढ़ाई किया है, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाई किया है, इट विल ऑलवेज कम टू योर हेल्प इन सम वे और अनदर, नॉट ओनली इन यूपीएससी, इवन इफ यू गो फॉर सम प्राइवेट जॉब, योर बेसिकली थ्रू यूपीएससी स्टडी योर होल पर्सनैलिटी चेंजेस, योर अवेयरनेस अबाउट द सोसाइटी, अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग इंक्रीजेस, and that enhances your personality. So take one thing for granted कि अगर आप पढ़ाई नॉलेज के लिए करते हो, it will change your personality thoroughly, and that changed personality will help you open many doors. Forget only UPSC, CSE, but many doors. So that you need to understand. Now 2 minutes on my service or my cadre. नॉर्थ ईस्ट अगर बात करने जाए तो हर एक टॉपिक जो है, हर एक टॉपिक पे 1-1, 2-2 घंटे का सेशन हो सकता है। वेदर इट इज नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स, मणिपुर, नागालैंड, NSNIM, NRC, बोडोलैंड एरिया, BTAD, NDFB, बोडो अकॉर्ड, एंटी का आंदोलन, NRC रिलेटेड इश्यूज, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट प्रॉब्लम्स, असम अकॉर्ड, शिलोंग अकॉर्ड, ये अलग अलग टॉपिक्स है, बट इसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। आई जस्ट नीड टू टेल यू गाइज वन थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। 7 साल मेरी ऑलमोस्ट सर्विस हो चुकी है नॉर्थ ईस्ट में, तो आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि नॉर्थ ईस्ट में काम करने का एक अलग मज़ा है। क्योंकि हम सारे जब सिस्टम में आते हैं तो हम ये करने के लिए आते हैं कि हमें कुछ ऐड करना है, सोसाइटी को ऐड करना है। आई ऑलवेज फील कि वहाँ हम जानते हैं कि एक अकेला आदमी सिस्टम को बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, आप अकेले क्या करोगे, बीइंग प्रैक्टिकल, बीइंग आइडियल, उसके डिबेट्स चलते रहते हैं। बट माय पर्सनल फंडा इज दैट आप किसी भी जगह ज्वाइन करने से पहले जो सिचुएशन थी और आप
उस जगह से जाने के बाद जो सिचुएशन है रहेगी, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट वैल्यू एडिशन शुड ऑलवेज बी देयर। अगर हर कोई अपने तरीके से कि मुझे जितना होगा मैं काम करूंगा, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू मेक इट मोर, टू मेक द सिस्टम मोर इफिशिएंट, मोर पीपल फ्रेंडली, मोर अप्रोचेबल, मोर ट्रांसपेरेंट, तो आपको अपने आप एक बहुत इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करने का। एंड आई कैन टेल यू गाइज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ 7 years दैट दिस एक्सपीरियंस, दिस जॉब सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस सर्विस में मिलता है। बड़े घर मिलना ना मिलना, गाड़ी के ऊपर बत्ती, ऑर्डरलीज हो ना हो, कितने लोग आपको सैल्यूट करते हैं, कितने लोग आपके अंडर में काम करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये काम करते वक्त जो आप एज अ स्टूडेंट या एज अ सिटीजन हम फील करते कि अरे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ और अच्छी हो सकती है, वो करने का आपको जो मौका मिलता है और वो करने के टाइम पे जब रिजल्ट्स दिखते हैं, आप इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, पीपल फ्रेंडली एनवायरनमेंट कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइड थिंग in this service. And in that case North Eastern Cadres a very good cadres to work in. वहाँ पे आपको बहुत मौका मिलता है काम करने का एंड बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो मैंने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लिया है, तो नाउ आई विल गो फॉर क्वेश्चंस। देयर इज वन स्टूडेंट हु हैज आस्क्ड कि कौन से इलेक्टिव या कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो जस्ट मैंने जैसे 2 मिनट पहले कहा था, आप कौन से सब्जेक्ट चूज करते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। देयर आर 2-3 थिंग्स कि जिस भी सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट लोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें आपको 1 साल पढ़ाई करनी है और 1 साल एग्जाम देनी है मिनिमम। सो 2 साल मिनिमम वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो सब्जेक्ट आपको पसंद आना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए और आपको इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए। देयर इज नो सच थिंग एज ट्रेंड कि ये सब्जेक्ट लेने से अच्छा है, ये सब्जेक्ट लेने से अच्छा नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाई में अच्छे लगते हैं, अगर कोई इंजीनियर है और उसको लगता है कि साइकोलॉजी मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है, इट इज इंटरेस्टिंग, गो फॉर दैट सब्जेक्ट। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट ओनली आइडियलिज्म, देयर इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑल्सो। पिछले 5 साल के पेपर आप उस क्वेश्चन पेपर्स निकाल के देखिए, वो क्वेश्चन पेपर पढ़ के आपको क्या फील आता है, सिलेबस पढ़ के आपको क्या फील आता है, या वो जो बुक्स रहते हैं वो स्कैन करके उनके इंडेक्स पढ़ के आपको क्या फील आता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि कोई सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आते हैं तो आपको नहीं उसमें इंटरेस्ट रहेगा ज़्यादा, या कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत कम लोग लेते हैं लेकिन अगर आपकी उसमें रुचि है, यू लाइक दैट सब्जेक्ट, आपको उसमें स्पीड भी अच्छा है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट सब्जेक्ट। सो इट्स अ सब्जेक्टिव बेसिकली थिंग कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज ट्रेंड, ये सब्जेक्ट लेने से आप पास होते हैं, ये सब्जेक्ट में 10 लोग हैं तो कम सिलेक्शन होगा, इसमें 1000 लोग हैं तो ज़्यादा सिलेक्शन होता है, ऐसे कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अपने आप हो जाता है। सो सब्जेक्ट चूज करने के लिए भी जो एक नॉर्मल SOP होती है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फिर मटेरियल पढ़ना है, अवेलेबल गाइडेंस उसमें है या नहीं वो भी चेक करना है, और आपकी लाइकिंग ये भी चेक करना है। देयर आर 4-5 स्टेप्स जो आपने करनी होती है, वो चेक करके आपने खुद पर्सनली उस डिसीजन पे आने कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने लेने हैं। हाउ टू नो व्हाट टू स्किप एंड इग्नोर व्हाइल स्टडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि सारा ही इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत बार लगता है कि अरे ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। पता लगा 1 हफ्ते के बाद सारे के सारे न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट बोल के अंडरलाइनिंग करके हम रख देते हैं। बट ऑलवेज डू वन थिंग, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो 1 साल पहले से, रोज रात को प्रीलिम्स का एक पेपर जस्ट स्कैन कर लीजिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व दोज पेपर्स, जस्ट स्कैन करो। स्कैन करने से यू विल गेट एन आइडिया कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। यू डोंट नीड टू मगअप के स्टैटिस्टिकल डेटा मगअप करके यूज नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। आपने कंसेप्ट समझ लेने हैं कि इंडो चाइना अगर डिस्कशंस चल रहा है तो इंडो चाइना रिलेशंस की हिस्ट्री क्या है। मैकमोहन लाइन फॉर एग्जांपल, या गलवान वैली का पहले भी कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं क्या। 1962 के पहले
कौन कौन से कमीशन गए थे, 1902 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यंग हस्बैंड कमीशन, भूटान, वो सारे जो अलग अलग ये टॉपिक्स है ये आपके दिमाग में आने चाहिए कि उससे रिलेटेड, चाइना रिलेटेड, नॉट ओनली गलवान वैली बट चाइना रिलेटेड एनी इश्यू, और साउथ ईस्ट चाइना सी होता है या वहां पे जो टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर ये सारा एक अंडरस्टैंडिंग होता है. सो बेस्ड ऑन दैट टॉपिक क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. यू डोंट नीड टू मग अप बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थरली. हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो थोड़ा बैक पीछे जाना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, और वो अंडरस्टैंडिंग कितना डीप होना चाहिए ये आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने से समझ में आता है. सो यू कैन गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. सो गो थ्रू क्वेश्चन पेपर एवरी नाइट फॉर 15 to 20 minutes, जस्ट स्कैन those papers, you will get an idea कि किस टाइप के पेपर आते हैं. इट्स एन ट्रायल एंड एरर मेथड, देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला कि कौन सा स्किप करना है कौन सा पढ़ना है. ट्रायल एंड एरर आप करते रहोगे तो अपने आप फाइन ट्यूनिंग होते रहेगी. What is your experience with IPS officer opposite your nature? Maybe I clear नहीं हुआ मुझे वो question. But I always wanted to be in uniform service. That was my dream. And somehow सब ऐसे घुमा कि मुझे वही सर्विस मिली जो मुझे चाहिए थी. I always used to enjoy, rather I still enjoy action movies. अर्नोल्ड का कमांडो मूवी हो या इवन विद्युत जमवाल का कमांडो मूवी हो, I still love those movies. I love spy stuff. All such things I love. अब उसी सर्विस में है, लोग बोलते हैं बड़ा होने के बाद में वो कम हो जाता है, बट आई स्टिल लव दोज मूवीज. मुझे उसी टाइप का काम अच्छा लगता है जिस सर्विस में मेरा मेंटल एंड फिजिकल टफनेस या पूरी स्ट्रेंथ लग जाए, या चैलेंज हो, एवरीडे चैलेंज हो, आपके दोनों या सारे स्ट्रेंथ यूज हो उसमें. मुझे आई यूज टू लव, आई वॉन्टेड टू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू सच सर्विस, एंड थैंकफुली सारे चक्कर ऐसे घूमे कि आई लैंडेड इन IPS एंड दैट इज माई ड्रीम सर्विस. सो I am enjoying this service right now, and given an option I will again choose this service only. And let me tell you one thing, every service is challenging. I am not saying this because I am in IPS or All India service, no. Every service, whether it is IS, whether it is IPS, whether it is IFS, or whether it is IRS, IT or IRS Customs, GST, everything, every IRTS, ICLS, every service is important. Everyone has their own, everyone have their own space, everyone have their own importance. हर एक की importance होता है सिस्टम में. It's just that IS और IPS का पब्लिक एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इसलिए हमें पता चलता है. And let me tell you one thing from my experience again, कि मीडिया में आपका नाम कितना छपता है या पेपर में कितना छपता है वो होता रहेगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है. फर्क इससे पड़ता है कि मैं जिस पोस्ट में हूं, वेदर आई एम एबल टू गिव जस्टिस टू दैट पोस्ट और नॉट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेरे पास कितना पावर है, उससे अच्छा उस पावर का मैं कितना इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकता हूं. मेरे पास बहुत पावर है बट आई एम नॉट बीन एबल टू एक्सरसाइज इट प्रॉपरली, व्हाट इज द यूज ऑफ इट. सो हर किसी को काम करना है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितने लोग आपको सैल्यूट करते हैं. What is more important कि जब जरूरत पड़ती है तो क्या आप डिसीजन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं. मेरे पास दुनिया भर का पावर हो लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट मोमेंट पे डिसीजन ना ले पाऊँ, उससे अच्छा कोई क्लार्क होता है जो अच्छे से नोटिंग लिख के फाइल ऊपर भेज देता है, जिस नोटिंग को कोई क्रॉस नहीं कर सकता. सो एवरी सर्विस इज इम्पॉर्टेंट. देयर इज नथिंग लाइक सर्विस ऊपर नीचे होती है. ऑल सर्विसेज आर इक्वल इन ऑल सेंसेस. इट इज इक्वल. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कौन सी सर्विस आपको सूटेबल है और कौन सी सर्विस से के थ्रू आप सिस्टम को या इस सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंसी या काम दे सकते हैं. वन क्वेश्चन इज देअर इन मराठी. सर, तुम्ही अभ्यास करताना नकारात्मकला कसे सामोरे गेलात आणि आपण काम करताना कसे सामोरे जात आहात. हा एव्हर इव्हॉल्विंग क्वेश्चन आहे. हा स्पेशली गेल्या 4-5 दिवसांमध्ये जे काही सध्या घडामोडी घडत आहेत, सुशांत सिंग राजपूतने केलेली आत्महत्या असेल किंवा त्याच्याशी रिलेटेड डिस्कशन्स असेल किंवा
मानसिक आरोग्यावर होणारं डिस्कशन असेल, हा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि परंतु सगळ्यात दुर्लक्षित केला गेलेला हा विषय आपल्या समाजामध्ये. आपल्याला लहानपणापासून फर्स्ट एडचं ट्रेनिंग दिलं जातं की लागलं तर पहिलं पटकन डेटॉलने पुसायचं कसं, रक्त कसं साफ करायचं, जखम कशी साफ करायची, मलमपट्टी कशी करायची. पण मेंटल फर्स्ट या किंवा मानसिक फर्स्ट एड, मानसिक आरोग्यासाठीचं हे आपल्याला कधी शिकवलंच जात नाही. त्याच्यामुळे एखादी मनाविरुद्ध गोष्ट झाली तर त्याला फेस कसं करायचं हे आपल्याला माहिती नसतं. नकार आपल्याला पचवणं अवघड जातं, अपयश पचवणं किंवा आपण जितकं अपेक्षा करतो तेवढं यश नाही मिळालं ते पचवणं अवघड जातं. तर त्यालाच बऱ्याचदा आपण किंवा नकारात्मकता म्हणजे समोरची व्यक्ती खूप नकारात्मक असते. ह्या सगळ्या आपण जगाला चेंज करू शकत नसतो, परंतु एकच व्यक्ती ज्याला आपण 100% जो आपल्या कंट्रोलमध्ये असतो, जी एकच एंटिटी आहे जी आपल्या 100% कंट्रोलमध्ये असते, ती एंटिटी म्हणजे आपण स्वतःचं मन पूर्णपणे आपल्या हातात येणं ही निर्वाणाची स्टेज काय आपली माझी तरी अजून झालेली नाहीये. टेन्शन येतं, दबाव येतो, दडपण येतं, दुःख होतं, अपेक्षेप्रमाणे होत नाही काम, वाईट वाटतं, हा पार्ट आहे लाईफचा. परंतु दुःख होऊ नये हे आपण नाही करू शकत. परंतु दुःख झाल्यावर पुढं कसं जायचं तर आपल्या स्वतःच्या एक मेंटल फर्स्ट एडसाठी जसं जखम झाली की पहिले डेटॉल लावतो, तसे आपले काही छंद असायला हवेत की जर निराशा वाटली, खूप लो वाटत असेल तर काहीतरी हवी एखादी ऍक्टिव्हिटी की ज्याने आपल्याला आवडतं, चांगलं वाटतं. मग ते मूव्हीज बघणं असेल, गाणे ऐकणं असेल, व्यायाम करणं असेल, फिरून येणं असेल, एक्सरसाइज करणं, वेगवेगळ्या टाईपचे एक्सरसाइज असेल, गेम्स खेळणं असेल, व्हॉट एव्हर इट इज. काही लोकांना चांगलं जेवणं सुद्धा एक खूप चांगला एक्सरसाइज आहे म्हणजे पॉझिटिव्हिटीसाठी. मी स्वतः सुद्धा एन्जॉय करतो की चांगलं जेवण जर तुम्ही जेवलं तर तुमचं मूड छान होतं. प्रत्येकाने आपलं फर्स्ट एड शोधावं लागतं. म्हणून तर स्वतःचा अभ्यास करणं जास्त महत्वाचं आहे की मला काय सूट होतं, मला काय केल्याने बरं वाटतं, मला काय केल्याने शांतता वाटते, मला काय केल्याने छान वाटतं, मला काय केल्याने पॉझिटिव्ह वाटतं, हे शोधणं सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःला ओळखतात त्यावेळेस तुम्हाला जगाला फेस करण्याची तुमची ताकद वाढते, गोष्टींना फेस करायची ताकद वाढते. की तुम्ही समोरनं काय संकट येणार आहे ह्याची तुम्हाला कल्पना नाहीये, परंतु तुम्ही स्वतःला कसं होल्ड करणार आहे हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर मग यू कॅन होल्ड युअर सेल्फ प्रॉपरली. की काही जरी झालं तरी मला ह्या गोष्टी माहिती, मी ह्या करू शकतो, आय नो माय सेल्फ, आय नो हाऊ मच आय एम केपेबल. हे जर तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर असतील देन यू विल बी एबल टू फेस द निगेटिव्हिटी. तुम्ही जास्त चांगल्या पद्धतीने निगेटिव्हिटीला जास्त चांगल्या पद्धतीने तुम्ही फेस करू शकता. एक प्रश्न विचारला की स्वतःवरचा आत्मविश्वास कसा वाढवायचा. आत्मविश्वास हा कॉन्शियसली नाही वाढवता येत. जे माझं अंडरस्टँडिंग आहे, आय माइट बी रॉंग ऑल्सो, आय एम नॉट एक्सपर्ट इन ऑल दीज मॅटर्स, बट आय फील की कॉन्फिडन्स कम्स विथ नॉलेज. जर तुमच्याकडे नॉलेज असेल, वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं नॉलेज असेल, तुमचं स्वतःबद्दलचं नॉलेज असेल की मला माहिती आहे की मी स्वतःच्या रागावर कसा कंट्रोल करू शकतो, मी स्वतःच्या फ्रस्ट्रेशनवर कसं कंट्रोल करू शकतो, तर तुम्ही कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर जाऊ शकता. तुमचं जर त्या ठिकाणाचं नॉलेज चांगलं असेल, सब्जेक्टचं नॉलेज चांगलं असेल तर तुम्ही आरामात कुठेही जाऊ शकता आणि तुम्ही फेस करू शकता प्रॉब्लेम्सला. की ठीक आहे अपयश आलं, आय कॅन हँडल माय सेल्फ, मला नॉलेज वाढवायचंय, कुठून जाऊन घ्यायचंय ते मला माहिती आहे. जर तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही एखाद्या प्रश्नाचं, ह्याचं एक सिंपल उदाहरण जर द्यायचं झालं तर तुमच्या आवडीच्या सब्जेक्टचं ज्यावेळेस सेशन चालू असतं आणि तुम्हाला त्या सब्जेक्टचं बेसिक नॉलेज असतं, यू आर मोर कॉन्फिडंट इन दॅट क्लासरूम. की जर टीचर्स बोलवत असतील की तू त्याचं उत्तर सांग, तू उत्तर सांग, आपल्याला भीती नाही वाटत, आपल्याला वाटतं मला विचारा मी सांगतो उत्तर, माझं 4 चौघात उत्तर बरोबर आलं, जेव्हा म्हणतं शाबास छान उत्तर दिलं, आपल्याला वी फील गुड अबाउट आवर सेल्फ. दॅट इज वॉट द सेल्फ कॉन्फिडन्स एनहान्समेंट. सो सेल्फ कॉन्फिडन्स तेव्हा वाढतो जेव्हा तुमचं नॉलेज चांगलं असतं आणि त्याला रेकग्निशन मिळतं. सो फर्स्ट स्टेप ही तुमचं नॉलेज वाढवणं एवढंच आहे. तुम्ही अर्धवट नॉलेज घेऊन जर डिबेट करायला गेला तर तुम्ही नाही सर्व्हाइव्ह करू शकणार त्या रेसमध्ये. सो स्वतःवरचा आत्मविश्वास जर वाढवायचा असेल, स्वतःवरचा म्हणजे आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर मुळात त्यासाठी प्रयत्न स्वतःच्या पर्सनॅलिटीसाठी जे प्रयत्न करायचे असेल ते नॉलेजसाठी करायचे आणि नॉलेज त्याच्याबरोबर कॉन्फिडन्स घेऊन येतं. आर देर एनी एक्झाम्स फॉर प्रमोशन इन सर्व्हिसेस? येस देर आर. नॉट एव्हरीवन. वी आर इन रॉयल सर्व्हिसेस.
आपल्याला प्रत्येक प्रमोशनसाठी एक्झाम नाही द्यावे लागत, परंतु तुम्ही ज्यावेळेस कार्डर जॉईन करता, कार्डर जॉईन केल्यानंतर तुम्हाला सर्व्हिसमध्ये कन्फर्म होण्याच्या अगोदर डिपार्टमेंटल एक्झाम्स द्याव्या लागतात आणि मग त्यानंतरच तुम्ही पुढचे इन्क्रीमेंट्स तुमचे जे सॅलरीत मिळतात त्याच्यासाठी तुम्ही एलिजिबल होता. परंतु दैट्स वेरी स्मॉल पार्ट. सर पढ़ाई कब अच्छी होती है और कभी बुरी हो तो उसको कैसे हैंडल करें? लाइक आई सेड, दीज आर वेरी स्मॉल इश्यूज. पढ़ाई अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमारा मूड अच्छा या बुरा होता है. और पढ़ाई कभी भी बुरी नहीं होती है, पढ़ाई थरो होती है या शैलो होती है. तो अगर आपको थरो पढ़ाई करनी है, कीप रीडिंग, आप पढ़ते रहो. और सिर्फ पढ़ना मतलब टाइम बेस्ड नहीं है. वेदर यह एक सिंपल, अगर आपको देखना है कि आपका किसी सब्जेक्ट का नॉलेज कितना अच्छा है, वो सब्जेक्ट किसी को पढ़ाने की कोशिश कीजिए या खुद को पढ़ाने की कोशिश कीजिए कि बुक बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि ये जो अभी हो रहा है, वेदर यू आर मेकिंग एबल टू मेक एनी सेंस ऑफ इट. इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ने के बाद आप बुक बंद कर दीजिए और बजट सेशन का जो भाषण होता है वो सुनिए फाइनेंस मिनिस्टर का. इफ यू आर एबल टू मेक एनी सेंस आउट ऑफ दैट सेशन, तो आपका अंडरस्टैंडिंग है कि कितना अलॉटमेंट हुआ, फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ, या कौन से डेफिसिट बड़े हैं, कौन से कम हुए हैं, बैंक रेट क्या हो रहा है, शेयर मार्केट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, पर बैरल रेट कितना हो रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस कितना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, टैक्स नेट कितना बढ़ाना है, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ऑल दिस कंसेप्ट्स आर देयर. वो कंसेप्ट्स अगर आप प्रैक्टिकल में समझ पाते हैं कि थियरी में उठा के एक जगह डालना इज कॉपी पेस्ट इज समथिंग डिफरेंट, बट एबल टू प्रोसेस इट इज डिफरेंट. क्या आप उन कंसेप्ट्स को लेके डिबेट कर पाते हैं, क्या उन कंसेप्ट्स को लेके आप डिस्कशंस कर पाते हैं, तभी वो डिस्कशंस के थ्रू यू विल कम टू नो कि आपका पढ़ाई, आपकी जो कंसेप्ट्स है वो सही है या अंडरस्टैंडिंग गलत हुआ है. सो बेस्ड ऑन दैट आप वापस पढ़ सकते हैं. हमारी इंडियन कल्चर की खूबसूरती वही है, वेदर उसमें आप गौतम बुद्ध देखिए, शंकराचार्य देखिए, अंबेडकर जी देखिए, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली देखिए, उसमें सारी चीजें डिबेट से फिक्स होती है. डिबेट में क्या होता है, क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन, थीसिस, एंटीथीसिस, एंड आउट ऑफ दैट सिंथेसिस कम्स. कि जब डिस्कशंस होते हैं तभी अंडरस्टैंडिंग पक्का होता है. तो इसीलिए पढ़ाई अगर अच्छी करनी है तो पढ़िए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसका प्रोसेस कीजिए और फिर देखिए कि आपको सच में समझ में आया है. एंड इन दैट प्रोसेस आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ते रहेगा. नाउ वी विल टेक अ लास्ट क्वेश्चन. और एक लास्ट क्वेश्चन एक लिखा है कि गर्ल्स के लिए नॉर्थ ईस्टर्न कार्डर कैसा है. नाउ लेट मी टेल यू अनदर फैक्ट. इट इज ट्रू इन लाइफ, बट स्पेशली इन सर्विसेज आई हैव सीन इट डजंट मैटर whether the officer is male officer or female officer. What is important, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आपके पास जो पावर्स है वो आप ठीक से, जुडिशियसली, प्रॉपरली, बैलेंस ऑफ माइंड, आप प्रॉपरली नॉलेज से उसको एक्सरसाइज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं. और उसके लिए मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है. मे बी देयर माइट बी सम और 1 or 2 इंसिडेंसेस की जहाँ पे फर्क पड़ता हो, बट 99.9% कोई फर्क नहीं पड़ता है. गर्ल हो, गर्ल्स या बॉयज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. विद इवन इन police service also there are many such examples, fine examples like संजुक्ता पराशर मैम. और हमारे ही कार्डर में अगर देखा, किरण बेदी मैम तो है ही, बट हमारे ही कार्डर में बहुत सारे लेडी ऑफिसर. साइन जो करना होता है या जो लिखना होता है या डिसीजन लेना होता है, डिसीजन लेने के या जो माइंड रहता है उसके ऊपर किसी का भी मतलब कोई मोनोपोली नहीं है मेल या फीमेल की उसके ऊपर. आप कितने स्टडीड हो, आप कितने वेल वर्स्ड हो, आपको कितनी रियलिटी पता है, पावर पता है, लॉ पता है, और आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. आई पर्सनली फील कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है, और सर्विसेज में तो बिल्कुल भी नहीं है. तो नॉर्थ ईस्टर्न कार्डर हो, इवन जेएन के कार्डर हो, इट डजंट मैटर
कि लड़का है या लड़की है, आप खुद को जब तक क्वेश्चन करते रहेंगे तब तक सोसाइटी आपको क्वेश्चन करती रहेगी। आप जब खुद को ही क्वेश्चन करना बंद करेंगे, एंड इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज गुड एज एनीवन एल्स, तब आपकी पर्सनैलिटी से वो अपने आप रिफ्लेक्ट होगा और लोग क्वेश्चन करना अपने आप कम कर देंगे। दैट इज व्हाट आई हैव लर्न एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। थैंक यू सो मच गाइस। आई नो मैं सभी क्वेश्चंस को नहीं ले पाया हूं, बट थैंक यू नीरव वंस अगेन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ ऑल द फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स टुडे। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, एंड फ्यूचर में भी जब भी टाइम मिलता रहेगा, जब भी पॉसिबल होता रहेगा, आई वुड लव टू इंटरेक्ट विथ यू गाइज। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है, मैं कोई इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि हम सारी दुनिया देख लिया, अब हम कुछ आपको ज्ञान देंगे, बट हम कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। जो अच्छी चीज़ें हमने की है वो आप भी कीजिए, जो चीज़ें हमसे गलत हुई थी उनको आप सुधारिए और प्रोग्रेस कीजिए। अल्टीमेटली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि हम सब मिलके हमारे सोसाइटी को, देश को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, यही हमारा एंड गोल होना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन एंड विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच।